पापा के चैनल देखने वाले सारे सब्सक्राइबर्स, सारे श्रोताओं, दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवेश मिश्रा है। मैं यूपी मिश्रा जी का बेटा हूँ। मेरे आने का प्रायोजन दो है। एक, मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके शुभकामनाओं के लिए। पापा का ऑपरेशन अच्छा हुआ और छोटे मोटे पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, वो भी 4-5 दिन में सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद पापा तंदुरुस्त होकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। फिर बाकी की चीज़ें वो बताएंगे आपको जो भी डिटेल्स वगैरह हैं और जो उनके लेक्चर्स हैं। दूसरा रीज़न ये है कि उन्होंने शायद प्रॉमिस किया था कि मैं सर्वतोभद्र चक्र के बारे में बताऊंगा लोगों को, और थोड़ा डिले हो गया, थोड़ी डांट भी पड़ी है तो इसलिए आना पड़ा है। डिले का कारण ये है कि एक तो वक्त बहुत कम मिलता है, वीकेंड एक आध दिन मिल जाता है, उसमें अपने जीवन के उलझने रहती हैं, 50 चीज़ें रहती हैं और आधा समय तो उसमें भी एस्ट्रोलॉजी में ही चला जाता है। दूसरा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अपनी बंदिशें हैं, उसमें डूज डोंट्स हैं, उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। और तीसरा, मैं आना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मैं पर्दे के पीछे ही ठीक है। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ और जब पापा खुद बता रहे हैं तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत क्या है। नेवरदलेस, आप लोग को धन्यवाद देते हुए मैं सर्वतोभाद्र चक्र के बारे में आपको बताता हूँ। सर्वतोभाद्र चक्र एक तरह से देखें तो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत एडवांस्ड चैप्टर है, और इससे जैसे बोलते हैं इसको त्रिलोक दीपक या त्रिभुवन दीपक, पेड़ पौधे, पंछी, धातु इत्यादि इत्यादि सब चीज़ के बारे में जाना जा सकता है। इससे बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे किसी का अगर चार्ट नहीं है तो भी इसमें कुछ देखने का मेथड दिया हुआ है। प्रश्न कुंडली है, उसके लिए भी देखने का कुछ मेथड दिया हुआ है कि अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो। इससे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, जैसे राज्य की, देश की जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो भी देखा जाता है। मुहूर्त में ये बहुत काम आता है। बट इसका सबसे बड़ा उपयोग जो है वो मेरे ख्याल से गोचर के रूप में है। तो ये गोचर चैप्टर के अंदर आता है। गोचर का मतलब जो अभी आकाश में चल रहा है उससे क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ दुरुपयोग भी होता है इसका, जैसे तेजी मंदी, सट्टा बाज़ार, शेयर्स, कमोडिटीज़, इनके सट्टे के लिए भी लोग यूज़ करते हैं और भट्टा बैठाते हैं अपना। तो जो टॉपिक पापा ने मुझे थमाया है वो है तो बहुत डिफ़िकल्ट, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसको एकदम सिंप्लीफाइड स्टेप बाय स्टेप वे में बताना है ताकि हर किसी को समझ में आए। इट इज़ नॉट फॉर एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स ओनली, इट इज़ फॉर एवरीबडी। जिसको भी समझना है कि ये चीज़ क्या है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके पीछे की चीज़ को समझी जाती है कि वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पहुँचा कैसे। जैसे डायरेक्ट कैलकुलस नहीं सीखा जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन प्राइमरी स्कूल में सीखा, फिर ज्योमेट्री सीखी, फिर ट्रिग्नोमेट्री सीखी, फिर कैलकुलस पे गए। तब समझ में आता है कैलकुलस क्यों, कैलकुलस की ज़रूरत क्यों है, उसके ये जो फॉर्मूला है वो क्यों है, क्या क्या निकालना चाहते हैं। कैलकुलस नहीं होता तो क्या होता है, राइट। तो वैसे ही सर्वतोभाद्र चक्र जो है ये एस्ट्रोलॉजी के लगभग तमाम रूल्स की खिचड़ी है। इसलिए एक जगह में अगर आदमी इसको ठीक से समझे, किसी काबिल आदमी के हाथ में ये अपने आप में सफिशिएंट है प्रेडिक्शंस करने के लिए। ऐसा कहना बहुत ठीक तो नहीं होता है कि कोई एक सिस्टम किसी सिस्टम से बेहतर है। मैं बेहतर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट है। जैसे अष्टक वर्ग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के हाथ में वो सफिशिएंट है। पराशरीय एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने आप भी इतनी महीने की, अगर कोई उसे अच्छी तरह से समझ जाए तो उसको और किसी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक राशि हुई 30 डिग्री की हुई, उसको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़े में नवांश में, तो वो 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया। षष्ठ्यांश में गए तो उसको 60 टुकड़े में बांट दिया, तो 30 सेकंड का एक टुकड़ा हो गया। तो अगर किसी को षोडश वर्ग देखना आता हो, पराशर के रूल्स आते हो, उसके कॉन्सेप्ट्स आते हो, तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट कोई भी सिस्टम जैसे अष्टक वर्ग हुआ या सर्वतोभाद्र हुआ, ये एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बिना
इसमें गड़बड़ी होगी तो होगी, और आदमी बहुत सतही रूप में देखेगा और सतही प्रिडिक्शन ही कर पाएगा और गलत प्रिडिक्शन भी कई बार कर जाएगा। जैसे 25-30 साल साथ रहते हुए दोस्तों ने भी सीख लिया है चंद्राष्टम होता है और शनि का 5 स्ट्रेंथ अच्छा हो गया और गुरु का 2 स्ट्रेंथ कम हो गया, और जो उसमें से जिनको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी सीखने में वो सीख नहीं पाए, इसलिए कि जैसे वो अस्टेक वर्क पे आए उनको एक सिंपल सा टेबल मिल गया, टेबल लगे अच्छा शनि अच्छा है 2.5 साल अच्छे हैं, गुरु खराब है 1 साल खराब है, अच्छा सूरज अच्छा है मतलब 1 महीना अच्छा है, और फिर उसी में उलझ के रह गए। मैंने भी यही किया है शुरुआत में, जब पापा शुरुआत में सिखाते थे तो बेसिक्स ही सिखाते थे, मैं छुप के अस्टेक वर्क सीखने की कोशिश करता था और इसी जाल में मैं भी फंसा था। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 स्टेप में सीखेंगे हम लोग। पहले देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की नींव क्या है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या एस्ट्रोलॉजी अच्छे से समझना चाहता है या उसमें महारत हासिल करना चाहता है, या इवन एडवांस स्टूडेंट्स जो हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए वो नींव बहुत ज़रूरी है, वो नींव जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको पहले टच करेंगे। उसके बाद मैं एक इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट इसमें डालूंगा नक्षत्र भेद का। ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो सर्वतोभाद्र फिर हम समझ पाएंगे कि क्या चीज़ होती है। पहले मैं सर्वतोभाद्र का एक झलक आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और मैं बेसिक्स पे क्यों जाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक अगर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं आज से 10 साल पहले मुझे जोश चढ़ा कि मैं क्लासिकल वोकल सीखूँगा। मैंने 7-8 साल में एमए भी कर लिया, 30-35 राग भी सीख लिए। अवरो पकड़ ये होती है, उसमें ऊपर से लगता है, नीचे से लगता है, ये होता है, वो होता है, लंगफन सारी थ्योरी भी पढ़ डाली, एग्जाम्स भी दे डाले, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर अब अगर मैं स्टेज पे बैठ के गाना गाऊँ तो मैं खुद उठ के भाग जाऊँगा। और वही अगर जब पंडित भीमसेन जोशी एक 30 सेकेंड 1 मिनट का लाभ लेते हैं तो राग अपने आप खिल जाता है। क्यों? क्योंकि 10 साल या 7-8 साल जो मैंने बर्बाद किए तरह तरह के सिस्टम सीखने में, उन्होंने लगाया स्वर को साधने में। सा कैसे लगता है, सा से रे की क्या दूरी हुई, खड़े स्वर कैसे लगेंगे, फिसल के मींड के साथ कैसे लगेंगे, अलंकार कैसे लगेंगे, तान कैसे लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका कोई भी राग उनको दे दीजिए, 2 मिनट में उसको पकड़ेंगे और पानी की तरह गा देंगे। यही चीज़ लगभग हर चीज़ पे लागू होती है और एस्ट्रोलॉजी भी इससे परे नहीं है। तो ये शॉर्टकट वाले जो होते हैं, लर्न मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इन 7 days, लर्न केपी सिस्टम इन 3 days, लर्न अस्टक वर्ग इन 2 months, लर्न सर्वतोभाद्र इन 3 months, ये सब शॉर्टकट है। इससे दूर रहिए। इससे एक बस खांचा मिलता है, मगर सही तरीका कैसे अप्रोच करने का है, एक चीज़ दूसरे से कैसे लिंक्ड है, तीसरे से कैसे लिंक्ड है, और फिर इस बेस का यूज़ किसी भी सिस्टम में कैसे होता है, होपफुली आपको इस लेक्चर से समझ में आएगा। तो हो सकता है इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाऊं। पहला हम नक्षत्र भेद तक जाके रुकेंगे और उसके बाद हम फिर सर्वतोभद्र पे जंप मारेंगे। पहले देखिए सर्वतोभद्र होता क्या चीज़ है, मतलब आखिर ये इसको क्यों बोला गया है कि त्रिभुवन दीपक है और उसमें ये होता है, वो होता है, ये भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। देखिए, शतरंज सबने खेला होगा। शतरंज में क्या होता है, 8/8 एक खांचा होता है, राइट। और ये हो गया 8, राइट। ये हो गया शतरंज का बोर्ड। और शतरंज के बोर्ड में क्या होते हैं, 8/8 हो गया, तो ये हो गया 64 स्क्वायर्स। अब इन 64 स्क्वायर्स में हम गोटियां सजाते हैं। गोटियों के चलने का अपना एक तरीका होता है, कोई ढाई घर चलता है, कोई तिरछे चलता है, कोई सीधे चलता है, एक्सेट्रा।
यूं समझिए सर्वतोभद्र जो है वो 9x9 का एक चेस बोर्ड है। तो इसमें अगर मैं एक लाइन और जोड़ दूं, तो ये सर्वतोभद्र का शतरंज बन जाएगा। अब जैसे शतरंज में होता है कुछ घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ घर कम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सेंटर के घर शतरंज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि किसी भी पीस को आप शतरंज के बोर्ड के अगर सेंटर पे डालिएगा तो देखिएगा सबसे ज़्यादा घर पे वो मार करता है, कोने में डालिएगा तो कम मार करता है। जैसे मान लीजिए हमने घोड़े को डाल दिया सेंटर में तो करीब 8 जगह जाएगा, 2 4 2 8 जगह जाएगा। कोने में डाला तो 2 या 3 जगह जाएगा, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह हुए। वैसे इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उस पर हम लोग आएंगे डिटेल में। उसमें मोहरे होते हैं जो चलते हैं, इसमें मान लीजिए ये 9 ग्रह होते हैं जो चलते रहते हैं, और हर टुकड़ा इसका जो है, कोई भी टुकड़ा जो इसका है, हर टुकड़े का कुछ मतलब होता है। और हर ग्रह की भी एक समझ लीजिए चाल होती है, कोई तिरछा देखता है, कोई सीधा देखता है, कोई दोनों तरफ देखता है, इस तरह का होता है। मतलब ग्रह चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ग्रह की कुछ देखने के तरीके हैं। तो इससे वो ये पूरे 81 स्क्वायर्स को, जितने भी 81 खांचे हैं, 9 गुना 9 जब कर देंगे हम तो ये 81 हो जाएंगे, 81 यानी 81। तो ये 81 स्क्वायर्स को वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अगर इस 81 स्क्वायर्स के अंदर हम एस्ट्रोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को डाल दें या लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को डाल दें, तो हम एक चार्ट से ही ग्रह के चाल से सेंसिटिव पॉइंट्स देखकर हम बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स उसी के अंदर आ गए। तो एस्ट्रोलॉजी के मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हुए? अभी इस चार्ट को देखने से लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, 81 घर हैं, कैसे भरेंगे, क्या होगा नहीं होगा, कैसे याद रखे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल पैटर्न है। मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना सिंपल पैटर्न है। आप आराम से 5 मिनट के अंदर खुद ही बना सकेंगे इसको। और सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हुए, एस्ट्रोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हुए? तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सी चीज है। 9 ग्रह तो 40 चल रहे हैं, तो 9 ग्रह तो कवर्ड हो गए हमारे। तो इस 81 स्क्वायर्स में आएंगे क्या? तो राशि आनी चाहिए, जैसे मेष वृष मिथुन कर्क जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मल चार्ट में भी, तो वैसे इसमें भी आनी चाहिए। तो इसमें समझ लीजिए 12 राशियां आ गई। ठीक है, नक्षत्र आने चाहिए, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नक्षत्र होते हैं 27, इसमें हम 28 नक्षत्र लेते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र होता है अभिजीत जो लुप्त नक्षत्र है, और अभिजीत नक्षत्र का बहुत महत्व है। इसमें हम 28 नक्षत्र लेते हैं, मगर जब हम जन्म संपद विपद वगैरह जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो पापा के वीडियोस में आपने देखा होगा, तो उसमें 27 नक्षत्र ही चलता है। क्योंकि जो 28वां ये जो इंटर नक्षत्र है, ये उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के बीच में पड़ता है। एक पद उत्तराषाढ़ा का, 2 पद श्रवणा का उसमें होता है। तो नक्षत्र अगर हम देखें तो क्या होते हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, फिर केतु से चालू होता है, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब उत्तराषाढ़ा आता है और श्रवण आता है, उसके बीच में कहीं पर अभिजीत नक्षत्र होता है। तो 9 या 27 प्लस अभिजीत 28 नक्षत्र हो गए 28। इसका जोड़ कितना हो गया? 40। अब हमारे पास बचे 81 में से अगर हम घटाएं तो हमारे पास बचे 41 बच गए, राइट। तो नक्षत्र हमने कवर कर लिया, हमने राशियों को कवर कर लिया, प्लैनेट्स घूम ही रहे हैं, तो और क्या इंपॉर्टेंट होता है? अब आप जब पंचांग देखते हैं तो पंचांग में क्या दिखता है आपको? पंचांग 5 अंगों से बना है, इसलिए उसका नाम है पंचांग। 5 अंग क्या हो गए? नक्षत्र हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर।
वार, तो वार कहीं ना कहीं इसमें आना चाहिए, जैसे रविवार उसको क्रूर वार माना गया है, सोमवार उसको एक शांत वार माना गया है, तो वार आना चाहिए। फिर उसमें होता है कर्ण, उसमें होता है योग, और उसमें होती है तिथि, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, शिव जी की पूजा चतुर्दशी में होती है, अमावस्या, ये इसको तिथि कहते हैं। तो 1 से लेके 15 तिथि, फिर पूर्णिमा आई, फिर घटती हुई 1 से लेके 14 तिथि, और फिर 15वीं तिथि, जो 15वीं तिथि हुई है, 30वीं तिथि हुई, उसको हमने अमावस्या कह दिया। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ हमारे लिए, पंचांग में आया एक तिथि, नक्षत्र कवर्ड है, वार आ गया यानी सोमवार, मंगलवार, रविवार, और नक्षत्र, तिथि और वार के कॉम्बिनेशन से ही करण और योग बनता है, और इन 5 चीजों को अगर मिला दें तो ये पंचांग बनता है। तो पंचांग में क्या होता है, पंचांग में ये होता है कि आज का दिन के लिए ये 5 चीजें जरूरी हैं, तो इसका भी कुछ अंग इस 81 में होना चाहिए। नक्षत्र हमने कवर कर लिया है, बच गई तिथियां। तो तिथि जो होती है 15 तिथि मानते हैं, वही तिथि फिर अमावस्या में भी होती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। इन 15 तिथियों को 5 ग्रुप में बांटा गया है, जैसे जया, पूर्णा, रिक्ता, भद्रा, इस टाइप की 5 होती है। तो इसको हम 5 और इसमें से घटा देते हैं, हमारे पास बचा क्या, 36, राइट, या ऊपर से जोड़ते हैं, ज्यादा आसानी होगा। तो हमने राशि लिया 12, नक्षत्र लिया 28, इसमें हम जोड़ देते हैं तिथि, तो तिथि 5 होगी। 5 क्यों हुई, क्योंकि 15 का 5 ग्रुपिंग होता है, 3-3 तिथि करके होता है। जैसे पहला नंदा होता है, 1, 6, 11, ये तिथि को नंदा कहते हैं। फिर भद्रा होता है, जैसे 2, फिर उसमें 5 ऐड कीजिए 7, फिर 5 ऐड कीजिए 12, वो हम जब चक्र बनाएंगे तो उस समय दिखाएंगे। तो 5 तिथि यहाँ हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, 40 + 45 हो गया, राइट। तो अब हमें 36 और निकालने हैं। अब इस 36 में आता है नाम, आदमी का नाम, जिस नाम से पॉपुलर। जैसे बड़े दुखद की खबर है कि दिलीप कुमार साहब गुजर गए। मेरे लिए तो शायद वो मेरे फेवरेट एक्टर थे, और उनके लिए जो गाना गाते थे, सबसे ज़्यादा गाना शायद तलत महमूद साहब ने गाए हैं। वो मेरे और पापा दोनों के फेवरेट सिंगर भी हैं। मगर उनका नाम यूसुफ खान था, मगर पॉपुलरली वो दिलीप कुमार कहलाते थे, इसलिए हम दिलीप शब्द को पकड़ेंगे, दिलीप नाम को पकड़ेंगे। नाम का बहुत महत्व रहा है हमारी संस्कृति में। पुराने ज़माने में नाम जो रखे जाते थे वो नक्षत्रों के हिसाब से रखे जाते थे। अभी भी आप देखिएगा साउथ इंडिया में बहुत सारे नाम नक्षत्रों पे होते हैं, जैसे रोहिणी, कृतिका, फिर स्वाति, ये सब नाम जो होते हैं ये नक्षत्रों के नाम पे होते हैं। हालांकि मैं जन्म नक्षत्र पे नाम रखने के खिलाफ हूँ। पुराने ज़माने में जन्म नक्षत्र के नाम को गोपनीय रखा जाता था, क्योंकि अगर आप अपना नाम बताते हैं किसी को कि ये मेरा गोपनीय नाम है, उससे राशि कैलकुलेट हो जाती है, और इस सिस्टम में उस नाम को यूज़ किया जाता है बैक कैलकुलेट करने के लिए। तो वो, और कई जगह, जैसे मान लीजिए किसी के पास हॉरोस्कोप लॉस्ट है, तो सिर्फ उस नाम से वो चालू करते हैं कि उसका व्यंजन स्वर क्या है। व्यंजन स्वर यानी क ख ग घ, उसका स्वर क्या है, स्वर यानी ओ आ ई, और फिर उससे हम कैलकुलेट करते हैं वापस, उसके भी अपने चक्र वगैरह है, और ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो संस्कृत में जो स्वर हैं वो 16 होते हैं, ओ आ ई उ ए ल री री अंग अ। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी व्यंजन जो है, व्यंजन स्वर जो है, व्यंजन स्वर वो 20 होते हैं। एक्चुअली होते हैं 19,
हम इसमें अ को भी ऐड करते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करें तो 12 और 28 40, 40 5 45, 45 और 16 हो गया 61, 61 और 20 हो गया 81। तो ये 9/9 का जो शतरंज है, इसमें हम इनको फिट करते हैं एक रूल के हिसाब से, और फिर हम देखते हैं कि जो ग्रह चल रहे हैं वो उन सेंसिटिव पॉइंट्स पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कभी तिरछी दृष्टि से, कभी सीधी दृष्टि से। उसके नियम कायदे कानून है जो मैं बताऊंगा। तो कायदे से हमने क्या देखा, इसमें हम राशि का इफेक्ट देख सकते हैं, नक्षत्र का इफेक्ट देख सकते हैं, तिथि का इफेक्ट देख सकते हैं, आपके नाम का इफेक्ट देख सकते हैं। तो पंचांग के भी सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। और जो बेस एस्ट्रोलॉजी है उसकी भी लगभग सारी चीज़ें, जैसे दशा अंतरदशा इसमें नहीं हुआ। इसमें जब हम प्लैनेट्स को देखते हैं तो उसमें हम ऊंच नीच स्वग्रही वगैरह देखते हैं। उसका भी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ निकालने का अपना तरीका है, मगर एक दूसरे से गोचर का जो कैलकुलेशन अष्टक वर्ग में होता है वो इसमें नहीं हुआ। मगर फिर भी ये अपने आप में संपूर्ण है, इससे बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो यही 81 को ये आड़ी तिरछी दृष्टि क्या होती है, क्यों होती है, और बेसिक्स कैसे अप्लाई होते हैं, वो चीज़ जब हम इन 81 स्क्वायर्स पे इन चीज़ों पे एक साथ लगाते हैं तो बहुत पैनी प्रिडिक्शन या पैना प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इन अ नटशेल कि ये सर्वतोभद्र होता क्या चीज़ है, और क्यों हम बोलते हैं सर्वतो मतलब सब कुछ। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि राशि बेस एस्ट्रोलॉजी का, नक्षत्र बेस एस्ट्रोलॉजी का, प्लैनेट्स बेस एस्ट्रोलॉजी के, प्लैनेट्स का ऊंच नीच बेस एस्ट्रोलॉजी का, वो एस्ट्रोलॉजी का बेस बिना जाने, या फिर जैसे 2 ग्रह साथ में या 3 ग्रह साथ में या 3 जगह देख रहे हैं या 2 जगह देख रहे हैं, ये बेस एस्ट्रोलॉजी का। वो बेस जब हम इस पर एक साथ चेक करते हैं तो सटीक होता है। जैसे अगर हम लग्न से किसी का चार्ट देखें, फिर चंद्र लग्न से भी उसी चीज़ को चेक करें, और सूर्य लग्न से भी उसी चीज़ को चेक करें, और तीनों लग्न से जो बात निकल के आती है उस बात को शॉर्टलिस्ट करके बोलें तो अमूमन सच निकलेगी। इसी को सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया बात सर्वतोभद्र का, और इससे लगभग हर चीज़ देखी जा सकती है क्योंकि इसमें बेस भी इन्वॉल्व है, और एक दिन के जो 5 अंग होते हैं वो भी इन्वॉल्व है। तो हर चीज़ को देखा जा सकता है। तो तब हम देखेंगे कि चलिए अब बेस होता क्या है एस्ट्रोलॉजी का, और अगर हमें एस्ट्रोलॉजी समझनी है तो उस बेस के साथ क्या करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, या किसी का चार्ट देख रहे हैं तो उसको कैसे देखना है। तो मैं इस बेस को करीब 5 पार्ट में देखता हूँ। ये वो 5 सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ सत्याचार्य वाली, मगर उन्हीं सिद्धांतों को मैं मिक्स करके बात कर रहा हूँ। लगभग इसी तरह से पापा ने मुझे सिखाया था। और ये 5 चीज़ें अगर आदमी को अच्छे से आ जाएं तो पराशरीय रूल के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ पराशरीय रूल के हिसाब से सब कुछ देखा जा सकता है, किसी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। रूल्स क्या है? पहला रूल हुआ भाव प्लस राशि। हमें इसमें समझना पड़ेगा कि एक भाव या एक राशि का मतलब क्या है। अब जैसे बोलते हैं मेष का चित्र बना दिया, भेड़ का चित्र बना दिया, तो भेड़ का ही चित्र क्यों बनाया? तो ये जो सिंबल्स दिए जाते थे या जो देवता असाइन किए जाते थे, इसके पीछे बहुत गूढ़ मतलब था। सीधी सीधी बात नहीं बोली जाती थी, इसलिए कि कुपात्र के हाथ में ना पड़े। अब एक भाव है, एक भाव से 50 चीज देखे जा सकते हैं। याद किसी को 5 रहते हैं, या जब हम किताब में पढ़ते हैं, बेसिक बुक में पढ़ते हैं, तो पहले से मुंह को देखो, सेकंड से आंख को देखो, या पहले से लाइफ की एग्जीक्यूटिव समरी को देखो, सेकंड से एजुकेशन को देखो, थर्ड से ब्रदर एंड सिस्टर को देखो, फोर्थ से माँ को या सुख को देखो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी पड़ती है वो है कि इस भाव से, एक भाव से क्या क्या देखा जा सकता है। अब जैसे शुरू में जब सीखेंगे तो ये दिखेगा कि हाँ, पहले घर से बॉडी का पहला पार्ट यानी सर, चेहरा वगैरह ये देखा जा सकता है। जैसे आप एडवांस्ड होंगे, आप दृष्कांत तक पहुँचेंगे तो अरे इससे तो कमर भी देखा जा सकता है।
फिर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे, तो इसमें आपको नजर, अरे मदर का प्रोफेशन भी यहाँ से देखा जा सकता है कि माँ काम क्या करती होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये सीखना है कॉन्सेप्चुअली कि एक एक घर से, और कुछ डेटा जमा करना है कि एक एक घर से क्या देखा जा सकता है। वैसे ही एक राशि का क्या मतलब हुआ, जैसे भेड़ का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो भेड़ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, खूंखार प्राणी नहीं है, हालांकि मंगल उसका मालिक है, फिर भी भेड़ खूंखार प्राणी नहीं है, तो भेड़ का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएगा। उछलता कूदता रहता है, मतलब एक जगह टिक के नहीं रहेगा, कोई काम चालू करेगा फिर दूसरे काम में चला जाएगा, फिर तीसरे काम में चला जाएगा। चेहरा लंबा है, मान लीजिए किसी का टाइम एक्यूरेट नहीं है, और हम देख रहे हैं सामने जो बैठा है उसका चेहरा थोड़ा सामने की तरफ निकला हुआ है, तो हाँ, इसका अगर मुझे मेष वृष में थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं मेष की तरफ जाऊँगा, राइट। तो इन चीज़ों का डेटाबेस बड़ा होना चाहिए आदमी के पास। पढ़ते 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 वो डेटाबेस बढ़ता है। आप एक किताब पढ़ेंगे उसमें 20 चीज़ें मिलेंगी, दूसरी किताब पढ़ेंगे उसमें 5 नई चीज़ें मिलेंगी, तो 20 का 25 हो जाएगा। तीसरी पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज़ें और मिलेंगी। तो स्टैंडर्ड बुक्स को हमेशा पढ़ना चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक्स में ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ व्याख्या किया। मैंने अगर बृहद पराशर गौरव शास्त्र के पूर्वार्ध कोई देखा जाए तो शायद उसमें 10,000 श्लोक होंगे, 300-400 राजयोग होते हैं। क्या क्या आदमी याद रखेगा, इसलिए उसको कॉन्सेप्चुअली याद कीजिए और कुछ डेटा बनाइए। मैं डेटा बनाने की बात क्यों कर रहा हूँ, अब मान लीजिए इंडिया के बारे में किसी को समझना है, रास्ते में चला, एक आदमी को पकड़ा, हाँ भाई तुम्हारी उम्र क्या है, मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा, अब उससे क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का एवरेज एज 35 होगा? नहीं लगा सकते। ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सारे इंडियंस 35 साल के होंगे। मगर जब 130 करोड़ लोगों का एज का हम सिर्फ उतना ही का डेटा ले लें, तो इस डेटा से देखिए इंफॉर्मेशन निकलेगा कि आधा इंडिया जो है वो 30-35 साल से नीचे है। अब ये डेटा इंफॉर्मेशन में बदला, अब इस इंफॉर्मेशन से कुछ इंसाइट निकलेगा। अच्छा, अब इसमें से कुछ लोग हैं जो 18 से भी कम हैं, अब ये 35 साल के लोग हैं, इनमें से कुछ के पास नौकरियां नहीं हैं, कुछ के पास नौकरियां हैं। 10 साल बाद और मे बी 10 करोड़ 20 करोड़ लोग नौकरी में आएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन से जजमेंट बनने लगेगा। इस इंसाइट जो बना इंफॉर्मेशन से, इस पे एक्शन होगा। अब ये कहने को भी है कि हम बहुत यंग देश हैं, ये आज हमारी ताकत है, तो सरकार इस पे काम करेगी, इस ताकत को कैसे यूज़ करना है। फिर कोई और गहरे जाएगा तो वो देखेगा, अच्छा ये ताकत हमारी कमज़ोरी भी कभी बन सकती है। आज से 30 साल बाद ये सब रिटायर कर जाएंगे, तो 30 साल 40 साल बाद इंडिया का एवरेज एज बहुत बड़ा होगा, लोग रिटायर्ड होंगे, उनके पास काम धंधा नहीं होगा, उनके पास मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा, जमा पूंजी नहीं होगी, क्योंकि पहले लोग 60 में रिटायर करते थे, 65 66 तक जीते थे। अब मेडिकल साइंस सबको 80-85 तो खींच ही देता है, तो 20-25 साल तक इनको अपने दम पे जीना पड़ेगा। तो जितना आपका पास डेटा होगा उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन बनेगा, उससे अच्छी इंसाइट बनेगी, उससे अच्छा आप जजमेंट ले पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको समझना और इसका डेटा जमा करना कि एक घर से कितनी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, ये आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। सिमिलरली एक राशि का क्या मतलब है, वृषभ राशि का क्या मतलब है, वृषभ राशि को बैल का क्यों फोटो दिया गया है। वृषभ राशि एक स्थिर राशि है, वृषभ राशि में क्या क्या काम टिकता है। वृषभ राशि अगर किसी के लग्न में हो तो वो आदमी थोड़ा अड़ियल किस्म का भी हो सकता है, क्योंकि वो जम गया तो जम गया, अपनी बात पे जम गया, बस मैं ही मैं हूँ। वो कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, वो लगनशील भी होगा उसी तरह से जैसे बुल्ले के लगनशील होता है, राइट। तो इसलिए एक एक राशि और एक एक भाव को अच्छे से समझना चाहिए। दूसरी चीज हो गई रोल ऑफ प्लैनेट। रोल ऑफ प्लैनेट का क्या मतलब हुआ? रोल ऑफ प्लैनेट का मतलब हुआ कि अब जैसे धोनी साहब हैं, 3 रोल में थे, विकेट कीपर भी थे, बैट्समैन भी थे, कैप्टन भी थे। जब वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो विकेट कीपर हैं, जब बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग कर रहे हैं। वही एक मंगल है, वही एक शुक्र है, वही एक शनि है। वो एक लगन के लिए कुछ होता है, दूसरे लगन के लिए कुछ होता है। तो हर लगन के लिए प्लैनेट वही होता है, मगर उसका रोल बदल जाता है। वो कभी फील्डर हो जाता है, कभी बॉलर हो जाता है, कभी बैट्समैन हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं समझे तो मिलेगा अरे गुरु तो यहाँ है, तो ऐसा होगा अरे गुरु यहाँ बॉलर है भाई, बैट्समैन नहीं है, इसलिए ऐसा होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं इसको,
मान लीजिए हम मेष लग्न की कुंडली लेते हैं, राइट। इससे पता चलेगा मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेष लग्न की कुंडली है। अब इसमें शुक्र को देखिए, शुक्र यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। इस दो घर को हम लोग मार्केश घर भी बोलते हैं, और शुक्र दोनों का मालिक है। इसका मतलब क्या है, शुक्र आउट एंड आउट मार्केश हो गया। यहाँ पर शुक्र मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु देने का उसको ताकत आ जाता है। अभी इसी लग्न को अगर हम बदल दें और इसको हम 11 नंबर का कर दें, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही शुक्र जो है वो यहाँ का मालिक हो जाता है और यहाँ का मालिक हो जाता है। एक कोण और एक केंद्र का, इसको बोलते हैं योग कारक। ये बेस्ट प्लैनेट हो जाता है। कहाँ एक जगह सेम शुक्र है, वो मरने का रोल प्ले कर रहा है या मारने का रोल प्ले कर रहा है, और कहाँ वही शुक्र है एक दूसरे लग्न में वही शुक्र, बट इसका रोल बदल गया है। अब ये योग कारक का रोल कर रहा है, बेस्ट प्लैनेट का रोल कर रहा है। जब जब शुक्र की दशा चलेगी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो इसको बोलते हैं रोल ऑफ प्लैनेट। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं, और हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट में होता है, मोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं, हजारों श्लोक मिल जाएंगे आपको एक एक प्लैनेट पे। तो ये नहीं देखना कि मेरा शुक्र तीसरे घर में, तो देख लिया शुक्र तीसरे घर में होता है तो क्या होता है। हमें देखना है शुक्र तीसरे घर में होता है तो क्या होता है, मेष लग्न के लिए क्या होता है, वृष लग्न के लिए क्या होता है, मिथुन के लिए क्या होता है, कर्क के लिए क्या होता है। तब हम समझ पाएंगे कि रोल क्या होता है प्लैनेट का। तीसरा हो गया नो द प्लैनेट। एक हो गया रोल। अब जैसे धोनी साहब विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, बट नो द मैन, काम, कूल, कलेक्टेड, क्राइसिस में उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती, वो हो गया नोइंग द प्लैनेट। इसी को सत्याचार्य ने ग्रहशील कहा है और कारक कहा है। तो मैं ग्रहशील और कारक दोनों को मिला रहा हूं। ग्रहशील क्या हुआ, ग्रहशील ऐसी चीज हुई कि जैसे बिजली बहुत आ जा रही है, उसी के लिए थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम आएगा, होपफुली आप माफ करेंगे। ग्रहशील हुआ जैसे प्लैनेट लंबा है, गर्म है, ठंडा है, जैसे शनि ठंडा है, सूरज गर्म है, इसको ग्रह की शीलता कहते हैं। और कारक हुआ कि एक प्लैनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे शनि दुख को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो योग कारक हो, चाहे अच्छा हो, चाहे 10th लॉर्ड हो, चाहे 9th लॉर्ड हो, वो रोग का कारक होगा, वो दुख का कारक होगा, सौरों का कारक होगा। सिमिलरली गुरु अच्छा प्लैनेट माना जाता है, बट जब मार्केश होता है तो सबको साइड करके गुरु परम मार्केश बन जाता है। मगर गुरु हमेशा ज्ञान का कारक होगा, ये उसकी बेसिक नेचर में होता है। उस बेसिक नेचर को समझना जरूरी है। और यहाँ पर भी हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, हर ग्रह का 50 होना चाहिए कि भाई ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो वो हो गया नो द प्लैनेट। इसी को कारक भी आप बोल सकते हैं, ग्रहशील प्लस ग्रहशील बोल सकते हैं। चौथी चीज हो गई नक्षत्र। सताइस नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र का अपना एक स्वरूप होता है। जैसे पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्र माना गया है, उसे काऊ का अडर माना गया, उसे कामधेनु गाय माना गया है। मतलब हर मन का मुराद उसमें पूरा होता है, राइट। शादी ब्याह को छोड़कर, मेरे ख्याल से शादी ब्याह के लिए वो वर्जित है, उसके हिसाब उसको छोड़कर बाकी सारे चीज के लिए उसको अच्छा माना गया है। खास करके अगर शनिवार को पुष्य नक्षत्र आए तो, इसलिए कि शनि पुष्य नक्षत्र का मालिक होता है।
तो ऐसे ही उसके बहुत सारे और डिस्क्रिप्शन होते हैं, पुष्य ये होता है, वो होता है, वो होता है, इसके देवता ऐसे होते हैं। तो उस नक्षत्र को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे शुक्र को खजाना बोलते हैं, खजाने का कारक है वो, मगर शुक्र घूमते घूमते अगर पुष्य नक्षत्र में किसी का बैठा हो तो उसके खजाने में कमी आ जाएगी। पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, सब चीज के लिए शुभ है। शुक्र खजाना है तो वहां आने से अच्छा होना चाहिए, मगर कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि अभाव का कारक है। तो अब देखिए, पुष्य नक्षत्र कैंसर में पड़ता है, मतलब कर्क राशि में पड़ता है। तो कर्क राशि में शुक्र अगर पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो खजाने में कमी कर देगा। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है, सिर्फ नक्षत्र शुभ है जान लिया तो काम नहीं चलेगा, या सिर्फ शुक्र खजाना है जान लिया तो काम नहीं चलेगा, उसके अंदर घुसना पड़ता है। तो जिस तरह से हम ग्रह की कारकत्व को समझने की कोशिश करते हैं, भाव को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे नक्षत्रों को समझने की कोशिश करना चाहिए। समझने का मतलब वी शुड अंडरस्टैंड, मतलब अगर रास्ते में मुझे वो नक्षत्र मिल जाए तो मुझे पहचान लेना चाहिए, अरे ये तो पुष्य आ गया, या ये तो अश्विनी आ गया, या ये तो मृगशिरा आ गया। हमें उतनी अच्छे से समझना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये चार जो हैं, इनका ही जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, या मैथ्स के टर्म में कहूँ तो वेन डायग्राम बनता है, इसी में जो कॉमन चीज निकलती है। अब एक चीज तो 50 चीज को डिनोट करेगी, एक भाव 50 चीज को डिनोट करेगा, एक प्लैनेट भी 15-20 चीजों को डिनोट करेगा, 15-20 तरह के रोल में होगा एक चार्ट में। वैसे कारक भी उसके 50 होंगे, नक्षत्र के अपने 50 चीज होते हैं। वही जब इन सब का एक वेन डायग्राम बनाएं, जैसे कि इन सब में कॉमन क्या है वो निकालें, तो ये जो चीज कॉमन होती है इसकी होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आज कुछ ज्यादा ही जा रही है बिजली। तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं एस्ट्रोलॉजी में संभावना क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी प्रोबेबिलिस्टिक साइंस है, डिटर्मिनिस्टिक साइंस नहीं है कि एक ब्राह्मण ने कहा है साल अच्छा है इसलिए साल अच्छा है। ना ना ना, वैसा नहीं है। या मेरे ग्रह नक्षत्र देख लेगा कोई तो मुझे बता देगा कि मुझे क्या करना है, किस शेयर में मार्केट में जाके पैसे लगाने हैं और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कोई जादुई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट वो बेवकूफ़ी है, एस्ट्रोलॉजी के बेवकूफ़ी का यूज़ है। एस्ट्रोलॉजी एक मैप की तरह है, कहाँ खड्डा है, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ पर धूप निकली हुई है, कहाँ शॉर्टकट है, कहाँ से लॉन्ग कट है, कौन सी जगह सेफ होगी, कौन सी जगह अनसेफ है। एक मैप है। दिल्ली का मैप किसी को दे देने से दिल्ली का राजा नहीं हो जाता है। इस मैप को देख के जब वो अच्छे से प्लान बनाता है, अपने स्किल्स को पैदा करता है, मेहनत करता है, कर्म करता है, तब दिल्ली के राजा बनने की संभावना बनती है। जैसे मीटियोरोलॉजी है जो हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो ये वेदर फोरकास्ट था कि 1 जुलाई को केरला कोस्ट को हिट कर जाएगा मानसून, 95% मानसून होगा। ऐसा नहीं हुआ, 6-7 दिन से डिलेड हो गया। तो क्या मीटरोलॉजी इज अ साइंस फेलियर है, या वो जो साइंटिस्ट ने कहा वो फेलियर है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो डेंसिटी ऑफ क्लाउड देखेंगे, उसके मूवमेंट पैटर्न्स को देखेंगे, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे कहाँ आता है। अब इसका यूज कैसे है? मान लीजिए उन्होंने 40% बोला होता, चलिए 50% हो जाता या 30% हो जाता, बस मोटा मोटा सरकार को तो ये समझ में आता कि अकाल होगा। अकाल होगा तो अन्न धान का हमें जरूरत पड़ेगा, मतलब अपने वेयर हाउसेस को अभी से ठीक से रखो, उसको सुरक्षित रखो, उसमें घुन न लगने दो, इंपोर्ट कहाँ से करना है, किस चीज़ को लाना है, किसान को कैसे रियायत देनी है, क्या सपोर्ट देना है, वो प्लानिंग करेगा। 90-95% है, ठीक है, 2-3 दिन आगे पीछे आएगा, बट मोटा मोटी ठीक आएगा। मैंने इस साल ऐसी कोई आपदा नहीं आने वाली है अकालों वाली। तो ये प्लानिंग टूल की तरह यूज हुआ, और वो है साइंस, राइट। मगर वो भी एक्यूरेट नहीं, वो भी प्रिडिक्टिव है। अगर मैं बहुत जो फिजिक्स के विद्यार्थी वगैरह हैं तो उनको बोलूं तो मुझे क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आता, दोनों एक ही जगह कन्वर्ज करते हुए नज़र आते हैं। जब भी आप देखिएगा तो ये प्लैनेट्स की जो चाल है वो एक वेव की तरह है। एक 2.5 साल का वेव है, उसके अंदर 13 महीना का वेव चल रहा है, वो 18 महीना का वेव चल रहा है, उसके अंदर 13 महीना का वेव चल रहा है, उसके अंदर 40 दिन का वेव चल रहा है, उसके अंदर 30 दिन का वेव चल रहा है, और इससे पैटर्न्स बनते हैं, और इस पैटर्न से हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं चीज़ों की। यही एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर पर अंधविश्वास नहीं करने का,
और ये ऐसा डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं है कि वो तीसरे रील में गब्बर सिंह आएंगे अपने हरा जैकेट पहन करके और दो सफ़ेद घोड़े साथ में चल रहे होंगे, फिर बाएं वाला गोली चलाएगा और फिर उसको लगेगा। वैसा कोई वीडियो नहीं होता है लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल यूज़ करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉमन हुआ उसके होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे यहाँ वाले की संभावना मान लीजिए 10% है, तो इसकी संभावना 90%। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब ये लिंक कैसे है, मगर उसके जाने के पहले मैं वो 5th कॉन्सेप्ट पे आना चाहता हूँ। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या हो गया? भाव और राशि को समझिए, हर लग्न के लिए प्लैनेट के स्वरूप को समझिए, उसके रोल को समझिए किस रोल में है। तीसरी चीज हो गई प्लैनेट के नेचर को समझिए। चौथी चीज हो गई नक्षत्र को समझिए। और नक्षत्र और ये सब अपने आप में सागर है। जैसे नक्षत्र समझने जाइएगा तो वो नक्षत्र है, नक्षत्र के अंदर टुकड़ा है, वो कुछ चीज़ों को हम टच करेंगे इस लेक्चर्स के दौरान ये सर्वतोभर तक जाने के लिए, बिकॉज उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट नक्षत्र अपने आप में सागर है, राइट। अब ये सब चीज़ तो हमने जान लिया। अब इसके बाद हुआ कि भाई होगा कब? अब राजयोग बना है तो पैदा होते साथ ही तो नहीं हो जाता है, या बंदा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा तो पैदा होते ही नहीं बन जाता। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट एक चीज, वो 5th में आता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। टाइमिंग ऑफ इवेंट दो प्रकार से दिखते हैं। एक दशा अंतर्दशा, दूसरा गोचर। दशा अंतर्दशा भी तरीके कालचक्र दशा, अष्टोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा, तरह तरह की होती है। और कोई खराब है या कम है ऐसा नहीं। जैसे नेपाल में योगिनी दशा चलती है, मगर फिर भी आचार्यों के मत से कहा गया है कि उड़ू दशा ही सर्वश्रेष्ठ। उड़ू दशा क्या विंशोत्तरी दशा को बोलते हैं, जो पॉपुलरली सारे एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं। अब अंतर्दशा के अंदर प्रत्यंतर दशा, उसके अंदर सूक्ष्म दशा भी होती है। वहाँ तक जाने की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती है डेली एस्ट्रोलॉजी में। मतलब अगर चाबी खो गई है तो उसको टेलीस्कोप से नहीं खोजा जाता, आँख से दिख जाता है। और जब दिख जाता है तो दिख जाता है, फिर उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर जाके नहीं देखा जाता कि ये चाबी है क्या मेरी। तो इसलिए कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है कि कितने सूक्ष्म जाना है, किस चीज़ में सूक्ष्म जाना है। अब जैसे घर में रोटी बनती है, सबके घर में रोटी बनती है, मगर किसी के घर में लेज़र मशीन से परफेक्ट रोटी नहीं कटती होगी, राइट, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। गोल बन गई, पक गई, फूल गई, खा लिया, मस्त हो गए। मगर रॉकेट बना रहे हैं या मशीन पार्ट्स बना रहे हैं तो उसको उतनी एक्यूरेटली काटना पड़ता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम करके काटना पड़ता है, राइट। तो अगर वैसी कोई स्थिति है तब हम उतनी गूढ़ता में जाएंगे, वरना हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना एक चार्ट पे खामखा, फिर अपनी पांडित्य को दिखाने के लिए कि हाँ प्रत्यंतर में ये हो रहा है, सूक्ष्म में ये हो रहा है, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दशा अंतर्दशा क्या चीज़ है? कॉन्सेप्चुअली दशा अंतर्दशा ये बताता है कि किस समय क्या हाईलाइटेड है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था शुक्र का मेष राशि के मेष लग्न के लिए, तो मान लीजिए शुक्र में शुक्र चल रहा है, तो ये मार्क के अंदर मार्क चल रहा है, तो 2nd हाउस और 7th हाउस हाईलाइटेड हो गए, क्योंकि इन दोनों का मालिक है। रोल मार्क का है तो थोड़ा डरने की भी बात है, मगर उसमें और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमेशा शुक्र में शुक्र चलेगा तो आदमी मर जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यंग लड़का है तो हो सकता है कि उसके स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि 2nd हाउस को स्कूल एजुकेशन भी बोलते हैं। मान लीजिए शुक्र पाप प्रभाव में पड़ा हो और जो 2nd कॉन्सेप्ट है गोचर भी खराब चल रहा हो, तो शादी भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, डिवोर्स हो सकता है। तो वो सिर्फ इतना बताता है कि क्या चीज़ हाईलाइटेड है, मगर दशा महादशा अपने आप में फिर एक अथाह सागर है। जैसे उसमें भी बहुत सारे रूल हैं कि दशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एक दूसरे से कैसे प्लेस्ड हैं, 2-12 प्लेस्ड हैं, 4-5-9 प्लेस्ड हैं, या 1-7 प्लेस्ड हैं। एक दूसरे के मित्र हैं, शत्रु हैं, लग्नेश के मित्र हैं, शत्रु हैं, कर्मेश के मित्र हैं, शत्रु हैं। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, मगर सब चीज़ नहीं देखनी पड़ती है। कुछ कॉमन सेंस की चीज़, जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं उससे मिलती जुलती चीज़ों को देखना पड़ता है। अब आ गया गोचर।
ये गोचर जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सर्वतोभद्र चक्र जो है ये गोचर के अंदर आता है। गोचर का मतलब क्या हुआ? आज की डेट में आसमान में जो चर कर रहे हैं, मतलब प्लैनेट्स जो आज चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, उसका भी तो कुछ मतलब होगा। और ये गोचर जो है जिसने मास्टर कर लिया, उसकी शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन एबिलिटी एटलीस्ट बहुत सटीक हो जाती है। और ये गोचर ही सारा खेल है। और इस गोचर को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम इसके बाद गोचर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये गोचर होता क्या है। और इससे आप लोग को वो भी क्लियर होगा, जैसे मैं देखता रहता हूँ पापा की वीडियोस चढ़ते हैं तो कि चंद्रमा से गोचर देखना चाहिए, लग्न से देखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वो उसको भी दूर करूँगा इस गोचर के डिस्कशन। आप यूँ समझ लें कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि पहले 10 साल तक पापा ने मुझे 3 के आगे बढ़ने नहीं दिया, छूने भी नहीं दिया इसको, नक्षत्र और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को। जब भी मैं चोरी छुपे अष्टक वर्ग की किताब पढ़ने लग जाता था या नक्षत्र पढ़ने लग जाता था, बैक टू बेसिक्स। 10 साल करीब मैंने इसमें लगा दिया। और इसलिए म्यूजिक वाला हाल इसमें नहीं हुआ। म्यूजिक में मैं सीधा ये सब चीज़ों में कूद गया था, सीधा अष्टक वर्ग में कूद गया था, सीधा सर्वतोभद्र में कूद गया था, और बेसिक्स मैंने छोड़ दिए थे। इसलिए म्यूजिक में प्रॉब्लम हो गई। अब फिर से चालू किया हूँ सारे गामा से। मैंने ये इतना इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप समझ लीजिए पापा ने मुझे जब 10-12 साल की उम्र में चालू किया तो 20-22 साल की उम्र तक मुझे कुछ और छूने नहीं दिया था, कुछ और नहीं पढ़ोगे। अब हम आते हैं गोचर। तो गोचर क्या है? गोचर है करंटली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्काई। जैसे जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय का जो गोचर था वो हमारा बर्थ चार्ट बन गया। अगर आज भी फिर आसमान में कुछ ना कुछ घूम रहा है तो वो गोचर हो। गोचर कहां से देखते हैं? चंद्रमा से देखते हैं, सूरज से देखते हैं, लग्न से देखते हैं, इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं। तो पहले समझते हैं कहां से देखते हैं। फिर से मेष लग्न ही लेते हैं फॉर सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग। एक ही लग्न को पकड़ेंगे तो समझना भी आसान रहता है कॉन्सेप्ट। अब जिस भी किताब में देखिएगा जब वहां गोचर की बात होती है तो वो बात चंद्रमा से होती है। जैसे बृहद पराशर में आप देखिएगा चंद्रमा से होती है, कहीं भी देखिए बृहद जातक में देखिएगा चंद्रमा से होती है। तो चंद्रमा से क्यों होती है? नेचुरल सा सवाल है। चंद्रमा से इसलिए होती है कि चंद्रमा है मन का कारक है। अब दुख चाहे शरीर को हो, चाहे एनवायरनमेंट को हो, चाहे फैमिली को हो, दुख तो मन को जाके हिट करता है। तो अगर मन को हिट करने वाला समय चल रहा है तो खराब चल रहा है, मन को खुश रखने वाला समय चल रहा है तो अच्छा चल रहा है। तो यही वही बात होगी कि टेलीस्कोप लगाएं कि ना लगाएं, राइट? तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स उस टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आँख से दिखता है। इसलिए चंद्रमा को सेंटर मान करके ऋषि मुनि ने सारे गोचर का फल दिया। पापा भी जो राशि फल बोलते हैं वो चंद्रमा से बोलते हैं, चंद्रमा फिर नक्षत्र, इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके वो बोलते हैं। तो सूरज से देखना चाहिए कि नहीं? देखना चाहिए, और काफ़ी पॉपुलर भी है। इनफैक्ट पूरा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सूरज के गोचर को है। ये जो सन साइन होता है ये क्या होता है? 30 दिन का एक सन कहाँ बैठा हुआ है और वहाँ से बाकी प्लैनेट कैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से सन साइन का प्रेडिक्शन होता है। तो ये जो पेपर में हम सन साइंस पढ़ते हैं ये सूरज से गोचर हो गया, और जो हम राशिफल सुनते हैं या राशिफल पढ़ते हैं वो चंद्रमा से गोचर हो गया। अब एक उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है सूरज के गोचर में। आप देखिएगा वो लगभग 23 तारीख से लेकर 22-23 तारीख तक एक सनसाइन होता है, जबकि हमारे यहाँ सूरज संक्रांति में बदलता है। संक्रांति 14 या 15 तारीख को होती है, जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगी, राइट? तो ये 7 दिन का डिफरेंस क्यों? 7 दिन का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये जो अर्थ है ये ऐसे सीधी एक्सिस पे नहीं है, अर्थ ऐसे टिल्टेड एक्सिस पे है।
शायद ये 23.5 डिग्री है। तो वेस्टर्न में इन्होंने इसको टिल्टेड नहीं पकड़ा, इन्होंने इसको सीधा पकड़ लिया। तो इसलिए वो 7 दिन का एरर हो गया, वरना सनसाइन 15 तारीख से 15 तारीख ही चलते और एग्जैक्टली हमारे पंचांग के साथ मैच करते। तो सूरज से भी गोचर देखा गया है कहीं ना कहीं, सूरज से देखना भी चाहिए, सूरज आत्मा है, सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो लग्न से क्यों ना देखें, लग्न से भी देखना चाहिए। लग्न शरीर है, लग्न से अष्टम, लग्न से 12वें या लग्न को देखते हुए कोई पाप 2-3 ग्रह आ गए तो उस समय चोट लग सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। जैसे सिंह लग्न वाले हो गए जो लोग, या धनु लग्न वाले लोग हो गए, उनके लिए अभी शरीर पे खतरा है। जैसे पापा का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि 4 नंबर अभी बहुत आक्रांतिक है, वहाँ नीच का मंगल है, शनि भी उसको देख रहा है, केतु भी उसको देख रहा है। बनाता हूँ चार्ट, उसको देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, चंद्रमा से देखा है इसलिए कि मन है, सूरज से भी लोग देखते हैं, लग्न से भी देखना चाहिए, आखिर शरीर पर क्या इम्पैक्ट है। तो जुपिटर से क्यों ना देखें, तो लॉजिकली जुपिटर से भी देखना चाहिए, बुध से भी देखना चाहिए, हद से हद का देखना चाहिए। अब मान लीजिए मैं चंद्रमा से देखा, फिर बुध से देखा, फिर जुपिटर से देखा, फिर शनि से देखा, फिर शुक्र से देखा, तो इतनी सारी चीज़ें अगर देखे आदमी तो कंफ्यूज कर जाता है। एक से कुछ अच्छा निकलेगा, दूसरे से कुछ खराब निकलेगा, फिर बोले तो क्या बोले, असमंजस में पड़ जाता है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा टेबल बनाया गया जिसे कहते हैं अष्टक वर्ग। और ये अष्टक वर्ग और कुछ नहीं है, अष्टक मतलब 8, वर्ग मतलब खाने। तो 8 चीजों का खाना बनाया गया। ये अष्टक वर्ग इज नथिंग बट अ गोचर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। बुध का गोचर बाकियों से, जुपिटर का गोचर बाकियों से, इसी को अष्टक वर्ग बनाया गया। इसी के लिए काफ़ी पॉपुलर है और लोग इसके पीछे भागते हैं, मगर ये बड़ा डेंजरस चीज़ है। अगर आप इसमें घुस गए तो आप बहुत कुछ निकाल के ले आएंगे, और नहीं घुसे तो वो 5 ब्लाइंड मैन इन द एलिफेंट वाली हालत हो जाएगी। पूंछ पकड़ेंगे बोलेंगे रस्सी है, पैर पकड़ेंगे बोलेंगे एक खंबा है। जैसे किसी का 4 टन चल रहा है, 5 टन चल रहा है, शनि का बोलेगा वाह मेरा तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। मगर अगर वो गोचर में खराब है, लग्न से अष्टम चल रहा है, केतु के साथ टच है, तो 3 चैम्बर यहाँ खाली होगा, वहाँ पर सीधा कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा। तो वो तो उस भ्रम में रह जाएगा कि 5 है तो बड़ा अच्छा है। मगर बेसिक रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो थी, वो बेसिक रूल्स जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बाकी सारे सिस्टम्स बहुत डेंजरस हो जाते हैं। मतलब बच्चे के हाथ में बंदूक और सोल्जर के हाथ में बंदूक वाला अंतर हो जाता है। अब अष्टक वर्ग में मेरा थोड़ा सा मतभेद है। इसको अष्टक वर्ग नहीं होना चाहिए था, इसको दशक वर्ग होना चाहिए था, 10 वर्ग होना चाहिए था। इसलिए कि अष्टक वर्ग में क्या आता है, 7 प्लैनेट राहु केतु छोड़ के और लग्न, इन चीज़ों को मिला के बनता है अष्टक वर्ग। राहु केतु को ड्रॉप कर दिया गया इससे। बट पिछले 25-30 साल में जो भी मैंने चार्ट्स देखे हैं, जो भी मैंने पढ़ा है, राहु केतु की धुरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट धुरी होती है। राहु केतु का जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होता है। मतलब अगर एक लाइन में किसी की जीवन की गाथा लिखनी हो तो राहु केतु की एक्सिस को पकड़िए और उस पर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के 4th हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु है, तो क्या है, सुख समृद्धि और जॉब, प्रोफेशन, कर्म, ये एक्सेस बन गया। उसके जीवन की पूरी तलाश इसी में रहेगी, नौकरी में कैसे मैं ऊपर जाऊं, बिजनेस में कैसे ऊपर जाऊं और कैसे सुख समृद्धि पैदा करूं। किसी के 2nd हाउस और 8th हाउस में बन गया, मान लीजिए किसी के 2nd हाउस में राहु है, 8th हाउस में केतु है, तो वो परिवार, वाणी और गूढ़ ज्ञान, क्योंकि 8th हाउस को डेथ भी बोलते हैं, उसको गूढ़ ज्ञान भी बोलते हैं, इस धुरी में उसकी पूरी जिंदगी हो जाएगी। केतु अष्टम में है तो कष्ट भी होगा। वैसे किसी का 6th और 12th में है, मान लीजिए 12th में केतु है, 6th में राहु है, तो यूँ समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी की पूरी गाथा ये है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जिएगा, मगर उसमें आध्यात्म की बहुत नॉलेज आ जाएगी, बिकॉज केतु 12th हाउस में मोक्ष कारक भी माना गया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है और इसको अष्टक वर्ग से ड्रॉप कर दिया गया है। मेरे हिसाब से इन दोनों को भी इसमें जोड़ देना चाहिए। कुछ जगह दिया गया है, जैसे राहु का
भी वो ऐड करते हैं और केतु को इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और वो होना भी चाहिए। तो अष्टक वर्ग भी ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ गोचर के अंदर ही आता है। मन से देख लेना काफ़ी होता है, मगर अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखना है तो अष्टक वर्ग में भी आइए। अष्टक वर्ग जो होता है सबका गोचर सबसे है, मगर अष्टक वर्ग में जाने के पहले ये सोच लीजिए कि पहले टेबल पे अगर फंसे, अगर पॉइंट्स में फंसे तो वहाँ आपकी एस्ट्रोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये मेरे साथ भी खुद हो चुका है। तो गोचर क्या होगा? गोचर देखिए, जैसे आज का अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, आज प्लैनेट्स कहाँ होंगे? यहाँ मंगल बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है, यहाँ शनि बैठा हुआ है, यहाँ केतु बैठा हुआ है, यहाँ राहु बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, गुरु शायद यहाँ है। अब मान लीजिए किसी का मेष लग्न है और मान लीजिए उसके ओरिजिनल चार्ट में भी चंद्रमा यहाँ है, माने कर्क राशि है। अब स्थिति देखिए, आज के डेट में आकाश में क्या स्थिति बनी हुई है। एक पाप ग्रह 4th हाउस को और चंद्रमा को इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरा पाप ग्रह उसको दृष्टि से देख रहा है, तीसरा पाप ग्रह केतु नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवीं दृष्टि से देख रहा है। तो 3 तो सीधे सीधे पाप प्रभाव हो गए, जिसमें से एक मंगल नीच का होते हुए हो गया, और शुक्र महाराज साथ में हैं, एक शुभ ग्रह हैं, मगर ये 3 भारी ग्रह के सामने वो कम पड़ जाएंगे। और 7 दिन के अंदर सूरज भी यहाँ घुसेगा, तो चौथा भी घुस जाएगा, और जैसे यहाँ घुसेगा वो मंगल को जला भी देगा, शुक्र को जला भी देगा, मंगल को तो जला ही देगा। तो 4 ग्रह वहाँ पर घुसने वाले हैं। अब कुंडली में कोई भी राजयोग बना हो, कुंडली में कुछ भी बना हो, आप भाव समझ लिए, सब कुछ अच्छा, दशा अंतरदशा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर ये 4 नंबर डैमेज्ड हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, मगर हो गया, तो इसका इम्पैक्ट तो होगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर कॉलेज में है, पढ़ना जा रहा है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो एग्ज़ाम खराब करेगा। कोई अगर हृदय का रोगी है तो उसको यहाँ इस समय हृदय का प्रॉब्लम हो सकता है। चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा माँ का कारक भी होता है, 4th हाउस माँ का घर भी होता है, तो कारक और घर दोनों एक साथ 4 3 प्लैनेट से इम्पैक्टेड होंगे। तो किसी के घर में अगर बीमार माँ होंगी, जिसकी चार्ट ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कर्क राशि 4थे घर में हुआ, 8वें घर में हुआ, 12वें घर में हुआ, तो स्पेशल केयर लेने का है माता जी का, वहाँ रिस्क नहीं लेना है, कोई छोटी चीज़ इग्नोर नहीं करनी है। तो गोचर जो होता है ये इतने पिन पॉइंटेड तक चला जाता है, और सिर्फ इतना ही गोचर अगर आदमी देखे तो काफ़ी है। मगर अब हम इससे एक कदम और आगे जाते हैं। ये तो हो गया कि भाई एक राशि पे हमने देखा, 4 नंबर राशि पे देखा। अब मान लीजिए एक राशि है, पहली राशि ले लेते हैं, मेष राशि। ये 30 डिग्री की राशि हो गई, इसमें 2.25 टुकड़े होते हैं। ये हो गया अश्विनी नक्षत्र, ये हो गया भरणी नक्षत्र, और ये हो गया कृतिका नक्षत्र, और हर नक्षत्र का एक 4 टुकड़ा होता है। मतलब अगर अभी तक तो हमने सिर्फ राशि को देखा, मगर इसको और महीन अगर हम करना चाहें तो हम एक टुकड़े में आ जाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट के टुकड़े में, तो हम नक्षत्र को पकड़ लिए। तो इसलिए बेसिक में जो मैंने कहा था, नक्षत्र को समझना बहुत ज़रूरी है, उससे वो महीनता आ गई। उसके अंदर एक टुकड़ा लिया तो वो 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। ये एक नवांश होता है, इसलिए आप देखिएगा साउथ में तो बिना नवांश का कोई कुंडली देखता ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप नवांश नहीं समझेंगे तब तक आपको रियल स्ट्रेंथ कभी समझ में नहीं आएगा प्लैनेट का, राइट। अब अगर हम देखें कि भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर नवांश या एक पर्टिकुलर नक्षत्र बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो जो 4 नंबर के लिए हमने प्रेडिक्ट किया था वो और महीन की जा सकती है, राइट। तो इसलिए नक्षत्र और नवांश की जरूरत पड़ती है, और गोचर में हमें देखना चाहिए, सिर्फ राशि का गोचर नहीं देखना चाहिए, हमें नक्षत्र का गोचर देखना चाहिए।
और नक्षत्र के अंदर उसके चारों टुकड़े में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए, माने एक पद का या एक नवांश का देखना चाहिए। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया है जो हमारा इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम नक्षत्र भेद बोलते हैं उसके लिए। मगर अब जब वेद में आए तो वेद में कंफ्यूजन होता है। तो दो तरह का वेद कहा, नाम एक ही है मगर दो तरीके के। जैसे मान लीजिए जब गोचर में हम देखते हैं तो गोचर में जैसे बोला गया है कि पाप ग्रह 3, 6, 11 में शुभ होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ है, मान लीजिए 1 नंबर लग्न में चंद्रमा है, तो 3 में अगर सूरज है तो ये शुभ होना चाहिए, पर्सनैलिटी राइज होना चाहिए आदमी का उस समय, राइट। मगर इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये वो न्यूटन्स लॉ की तरह है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सबको याद रहता है। मगर अगर ऐसा है तो घोड़ा भी गाड़ी को खींचता है, गाड़ी भी घोड़ा को खींचता है, तो आगे बढ़ता कैसे भाई? कि न्यूटन ने एक लाइन और लिखा तो वो लोग भूल जाते हैं। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऐसे ही तीसरे में वो अच्छा होता है, छठे में अच्छा होता है, 11वें में अच्छा होता है, मगर हर गोचर का एक वेद स्थान भी होता है। वेद स्थान का मतलब ऐसा स्थान जो उसको पॉज लगा देता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन लगा देता है। तो वो चेक किए बिना गोचर चेक करना फिर वो सतही नॉलेज वाली बात हो जाएगी। तो जैसे अब हर प्लैनेट का होता है, हर प्लैनेट कहीं अच्छा होता है तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा स्थान होता है जो उसको रोक डालता है, उसको अच्छा रिजल्ट नहीं देने देता या उसको बुरा रिजल्ट नहीं देने देता। तो ये वेद भी जान लेना बड़ा जरूरी है जब हम गोचर सीख रहे होते हैं। तो चंद्रमा से तीसरे में सूरज है तो शुभ है, मगर सेम रूल कहता है कि चंद्रमा से 9th में अगर कोई प्लैनेट है तो ये शुभ का रिजल्ट नहीं देगा, कोई भी प्लैनेट एक्सेप्ट सैटर्न, क्योंकि पिता पुत्र में भेद नहीं होता, सूर्य शनि में भेद नहीं होता, चंद्रमा मरकरी में भेद नहीं होता। ऐसे एक रिवर्स वेद की भी कहानी है, उसमें मैं अभी उस वेद में नहीं जाऊंगा, कारण वेद पे मेरे ख्याल से पापा ने 1 या 2 लेक्चर्स डाले हुए हैं ऑलरेडी। मैं सिर्फ इतना इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें जो वेद है, इस वेद का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। अभी इसी वेद को हम सर्वतो चक्र में भी यूज़ करेंगे, इसी वेद को हम नक्षत्र चक्र में भी यूज़ करेंगे, नक्षत्र वेद में भी यूज़ करेंगे। उस वेद का कुछ और मतलब है, इस वेद का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, उस वेद का मतलब है पैनी दृष्टि। तो जब पढ़ेंगे आप या उसमें रिसर्च करेंगे या उसमें जब घुसने जाएंगे, तो जब आप वेद पढ़ें तो इस वेद से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये वेद हुआ ऑब्स्ट्रक्शन। मगर उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, तो सूरज 7वीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है। तो आप समझ लीजिए जैसे आप एक पार्क में खड़े हैं, पार्क में खड़े हैं तो आपको पेड़ पौधे, आदमी, जानवर सब नजर आ रहे हैं। अब आपने उस पार्क के अंदर के एक पेड़ की टहनी पे अपनी नजर जमाई या एक पेड़ पे नजर जमाई, तो बाकी सब को छोड़ के आपने एक जगह अपनी पैनी दृष्टि लगाई। उस पैनी दृष्टि को आपने फिर पेड़ से एक शाख पे ले आया, राइट। तो वो चीज एस्ट्रोलॉजी में कैसे होती है? यहां पर जब हम देख रहे हैं तो हम यहां पर से एक राशि को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। और जब इस राशि को देख रहे हैं, मान लीजिए इसी में तो नक्षत्र भी हैं, अब मैं उस नक्षत्र को देखने लगूं कि भाई हाँ, इस राशि में तो ये हो रहा है, मगर एग्जैक्टली किस नक्षत्र में हो रहा है। तो वो पैनी दृष्टि पेड़ पे पहुंची, और वहां से जब मैं बोलूं कि हाँ अच्छा, नक्षत्र तक तो मैं पहुंच गया, मगर उसके किस टुकड़े में हो रहा है, तो उस पेड़ के टहनी पे मैं पहुंचा। इस शार्प दृष्टि को वेद कहते हैं। यही सर्वतोभद्र चक्र का भेद है और यही नक्षत्र चक्र का भेद है। मैं क्विकली नक्षत्र चक्र क्या होता है, उसकी दृष्टि क्या होती है, वो 3-4 मिनट में बताता हूँ, और फिर मैं अगली वीडियो में आपको उसी नक्षत्र चक्र से कैसे सर्वतों तक जाते हैं वो बताता हूँ, फिर सर्वतों कैसे बनेगा और उसको कैसे देखते हैं वो बताऊँगा। मगर वो दृष्टि समझना ज़रूरी है, वो नक्षत्र भेद वाला
बिफोर वी अंडरस्टैंड कि सर्वतोभद्र होता क्या चीज है। तो नक्षत्र में क्या होता है कि भाई एक नक्षत्र में जब कोई प्लैनेट होता है तो कहते हैं कि वो अपने सामने वाले को और एक लेफ्ट दृष्टि से और राइट दृष्टि से देखता है। जैसे प्यादा होता है साइड में काटता है, वो सीधा चलता है ना, मगर साइड में काटता है वो। तो आप यूं समझ लीजिए कि एक नक्षत्र है वो सीधा देखता है, साइड में भी देखता है, इधर से भी देखता है। तो कैसे समझे कौन सा नक्षत्र किधर देखते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया गया है। वो डायग्राम बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर से प्लैनेट किसको देख रहा है। वो डायग्राम कैसे बनता है? हमारे पास 27 नक्षत्र हैं प्लस अभिजीत जोड़ दिया तो 28 नक्षत्र हो गए। अब मैं अगर एक चेस बनाने जाऊं तो 7/7/7/7 अगर मैं 7-7-7-7 अरेंज कर दूं चार तरफ तो 7 + 7 14 + 7 21 + 7 28 हो जाता है। तो 7 लंबी लाइनें खींचे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7। ये सर्वतोभद्र का पहला स्टेप है, समझ लीजिए, बिकॉज यही चीज उसमें भी यूज होती है। क्योंकि वहां पर हमने देखा था नक्षत्र यूज करना है, तो नक्षत्र में कैसी दृष्टि यूज करेंगे? ऐसे दृष्टि यूज करेंगे। तो जब हम ये गणना चालू करेंगे तो इसको हम ईस्ट मानते हैं, ईस्ट। तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, राइट। नक्षत्र चार्ट जब देखते हैं तो केतु से शुरू होता है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, राइट। मगर यहां जब चालू करते हैं तो कृतिका से चालू करते हैं। ईस्टर्न डायरेक्शन में सूरज का नक्षत्र पहला नक्षत्र होगा, माने कृतिका सूरज का पहला नक्षत्र है, वो पहला नक्षत्र ईस्ट में चालू होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कृतिका। अब इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, ये सीक्वेंस, फिर ये सीक्वेंस, फिर ये सीक्वेंस, फिर ये दो छूटे हुए हैं तो ये सीक्वेंस, बस सीधा लाइन में आगे बढ़ते जाना है। तो कृतिका के बाद हो गया रोहिणी, ये हो गया मृगशिरा, ये हो गया आद्रा, ये हो गया पुनर्वसु, ये हो गया पुष्य, ये हो गया अश्लेषा। अब अश्लेषा खत्म हुआ, फिर मघा से चालू होगा, ये हो गया मघा, ये हो गया पूर्वा फाल्गुनी, ये हो गया उत्तरा फाल्गुनी, ये हो गया हस्त, ये हो गया चित्रा, ये हो गया स्वाति, ये हो गया विशाखा, ये हो गया अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के बीच में क्या है? अभिजीत। तो यहां आएगा अभिजीत, यहां आएगा श्रवणा। हम कहां तक पहुंच गए? हम यहां तक पहुंच गए। अब यहां आ जाएंगे हम धनिष्ठा, उसके बाद श्रवणा के बाद धनिष्ठा है, ये हो गया शतभिषा, ये हो गया पूर्वा भाद्रा, ये हो गया उत्तरा भाद्रा, ये हो गया रेवती। तो हम 27वें नक्षत्र तक पहुंच गए, यहाँ पर रेवती तक पहुंच गए, मगर ये दोनों हमने छोड़ दिया था। तो ये आ जाएगा अश्विनी, ये हो गया भरणी। तो ये 7/7 लाइन का सिंपल सीक्वेंस कृतिका से स्टार्ट करके कृतिका को ईस्ट मान लेना है, ये ईस्ट हो गया, और यहाँ से सिंपल सीक्वेंस लिखना है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा है तो एक अपने सीधे देखेगा, एक अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेगा और एक अपने राइट हैंड साइड में देखेगा। जैसे मान लीजिए हम मृगशिरा पकड़ते हैं, अभी मृगशिरा में ऐसे भी आज की डेट में बुध होगा और चंद्रमा होगा। अब जैसे मृगशिरा किसी के लिए डेथ हाउस हुआ, मृगशिरा किसी के लिए जन्म स्टार हुआ, मन भी वहाँ है, बुध इंटेलिजेंस भी वहाँ है, बुध को बोलते हैं ट्रेडिंग, कल भी वहीं था आज भी वहीं है,
अब ऐसे लोग जिनका मृगशिरा डेथ स्टार है या जन्म स्टार है, प्रत्यारी स्टार है या इनकम के घर में है 11th हाउस में है, ऐसे लोग अगर 1-2 दिन में सट्टा लगाएंगे तो अपना भट्टा बैठाएंगे, वो पैसे लूज करेंगे, राइट। तो जैसे मान लीजिए मृगशिरा में यहाँ पर बैठा है आज बुध है और चंद्रमा है। मैं बुध और चंद्रमा का ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ। बुध और चंद्रमा, सूरज क्या है? सूरज भी सेम राशि में है, पुनर्वसु में मेरे ख्याल से सूरज, बट राशि सेम है। 3 नंबर में ही आज की डेट में चंद्रमा भी है, सूरज भी है, बुध भी है। सेम घर में है तो बुध के साथ सूरज आ गया तो बुध पाप ग्रह बन गया। चंद्रमा सूरज से 72 डिग्री के अंदर में है तो चंद्रमा भी पाप ग्रह बन गया। तो ये बुध और चंद्रमा जो अच्छे ग्रह हैं एक्चुअली पाप ग्रह की तरह ही काम करेंगे। अब इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? एक सीधे जाएगी नीचे, दृष्टि का मतलब हुआ जहाँ पर भी प्लैनेट वहाँ खड़े हो जाइए और चार्ट के अंदर देखिए, चार्ट के अंदर इसको एक मैदान समझ लीजिए और चार्ट के अंदर देखिए। तो सीधी दृष्टि कहाँ आएगी? जाके उत्तराषाढ़ा पे गिरेगी। तो जिसका भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसके लिए तकलीफ का एक समय हुआ, 2 पाप ग्रह देख रहे हैं। अब कहाँ है, कैसा है, पहला ग्रह है, दूसरा है, तीसरा है, विपत है, संपत है, उसके भी अपने रूल्स हैं। मैं अभी नक्षत्र वाले रूल इसमें नहीं, सेकंड वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ कि नक्षत्र को बिछाया कैसे जाता है और दृष्टि कैसे होती है, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब लेफ्ट साइड क्या हुआ? अगर यहाँ से खड़ा होकर ऐसे देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड ये हुआ। तो अगर मैं अश्विनी से देख रहा होता तो मैं यहाँ देखता, यहाँ अश्लेषा से देख रहा होता तो मघा को देखता, यहाँ से देख रहा होता तो मैं यहाँ को देखता, यहाँ से देख रहा होता तो मैं यहाँ को देखता, यहाँ से देख रहा होता तो मैं यहाँ को देखता, यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं यहाँ को देखूंगा, यानी चित्रा नक्षत्र को भी देखूंगा, उत्तराषाढ़ा को देख रहा हूँ, चित्रा को भी देख रहा हूँ। और राइट साइड कैसे हुआ? ऐसे खड़ा होकर मैं राइट साइड को देखा तो इस साइड आया, यहाँ से देख रहा होता तो इसको देखता, यहाँ से देख रहा हूँ तो इसको देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ तो इसको देख रहा हूँ। रेवती को भी अटैक किया। तो कोई ग्रह यहाँ है तो वो 3 जगह देख रहा है, एक सीधा, एक लेफ्ट, एक राइट। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, इसका अपने आप में पूरा यूज है, मगर मैं बस यहाँ तक इसको छोड़ रहा हूँ इसलिए कि इसको अब यूज करेंगे हम जब हम सर्वतोभद्र में जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट विद सम मॉडिफिकेशन वहाँ पर यूज होगा। होपफुली आपको अभी तक जो मैंने बताया इससे बेस समझ में आ गया होगा कैसे एक दूसरे से सब लिंक्ड हैं। जैसे राशि है, राशि भाव है, भाव क्या बताता है, राशि का क्या स्वरूप है, उसका मालिक कौन है, हेंस उसका रोल क्या हो गया, वो रोल क्या हुआ, उसके साथ उस प्लैनेट का नेचर आ गया, उस नेचर के साथ नक्षत्र का कलर आ गया, नक्षत्र के पद के हिसाब से या नवांश के हिसाब से दोनों एक ही चीज़ है, उसको और मॉडिफाई किया, वो किस समय होगा दशा अंतर दशा से देखा, और अभी क्या होने वाला है वो गोचर से देखा। और गोचर को जब देखा तो देखा कि एक राशि नहीं, मैं उसको और छोटा करके नक्षत्र तक देख सकता हूँ, और जब मैं नक्षत्र में देखने जाता हूँ तो उसमें भी स्पेशल रूल है, 3 तरह से देख सकता हूँ। और वो देखने के लिए ये डायग्राम बना, और यही डायग्राम अब हम इसी को मॉडिफाई करके वो 81 खाने वाला जो शतरंज था उसको भरेंगे, और उसको भरेंगे और इसके कॉन्सेप्ट और उसके कॉन्सेप्ट दोनों में एक साथ उसमें बताऊंगा, ताकि उस चार्ट को यूज़ कैसे किया जाता है, और सिमिलरली उससे ये भी पता चल जाएगा इस चार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आज किसी समय निकाल के वो बना दूंगा कुछ देर बाद, और फिर उसको भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। एक बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं है, मेरा खुद चंद्राष्टम चल रहा है, फिर भी कर्म है, कर्म करना पड़ता है, कर्म सर्वोपरि है, कर्म और धर्म के पथ पर चलते रहना चाहिए। तो दिन अच्छा हो बुरा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपना कर्म मन लगा के ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और फिर से एक बार पापा के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सबको दिल से प्रणाम।